सब्जी काटते हुए मेरी नजर मेरी देवरानी पर जमी हुई थी, जो बड़ी तेजी से कपड़े धोने का काम कर रही थी। घर में वॉशिंग मशीन होने के बावजूद वो ज्यादातर कपड़े हाथ से ही धोकर डाला करती थी। अब भी शदीद गर्मी में वो बुरी तरह से पसीने में भीगी हुई कपड़े धोने में मसरूफ थी और मैं सब्जी काटने के साथ साथ उनकी खूबसूरती को तक रही थी। उनका चेहरा चौदवी के चांद की तरह रोशन था। जवानी में ही बेवगी की चादर ने उन्हें अपने हाले में लपेटा हुआ था, लेकिन उनके हुस्न में कोई कमी नहीं आई थी। उनकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें, खूबसूरत गुलाबी होंठ उन्हें दूसरों से मुमताज कर दिया करते थे। मैं उन्हें देखती तो मेरे लिए पलकें झपकाना मुश्किल हो जाता। इतना हुस्न था कि खुद ब खुद मेरी नजरें बस उनके चेहरे से चिपक जाती। अभी कुछ ऐसे ही हुआ था कि पीछे से मेरी बड़ी नंद की आवाज आई। वो गुस्से में कहने लगी, क्या सारा दिन सब्जी काटने में ही लगा दोगी? चलो उठो, जल्दी से हांडी तैयार करो। फिर वो देवरानी पर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि तुम्हें भी घंटे लगते हैं कपड़े धोने में, जाओ जाकर छत पर इन्हें फैला कर आओ, उसके बाद मेरे कमरे की सफाई करो। बड़ी नंद ये कहकर वापस अपने कमरे में चली गई थी और मैं एक नजर अपनी देवरानी पर डाल चुकी, जिनके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया था। मैंने अफसोस भरी नजरों से उन्हें देखा और बावर्ची खाने में चली आई। अपनी शादी के दिन से मैं इस घर में ये सब कुछ देखती आई थी। मेरी सास मर चुकी थी, लेकिन उनकी जगह बड़ी तलाक याफ्ता नंद ने ले ली थी। वो हमारे सरों पर हर वक्त मुसल्लत रहती, चीख चलाकर हमसे घर के काम करवाती और अगर हम बदले में कुछ कह देते तो हमारे शोहर को हमारे खिलाफ भड़का देती। देवरानी के शोहर तो इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन मेरे शोहर को वो पूरी तरह अपने काबू में कर चुकी थी। उस नंद के आगे हम बेबस थे। एक देवरानी का सहारा था जो मैं इस घर में टिकी हुई थी, वरना शायद बहुत पहले ही मैं ये घर छोड़कर जा चुकी होती। एक तो आपा का तजलील अमेज रवैया, दूसरा शोहर ने मुझे बदसन किया हुआ था। ऐसे में एक देवरानी थी जिसका रवैया बहुत मोहब्बत भरा था, इसलिए मुझे अपनी देवरानी से इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि शोहर से ज्यादा मुझे उनका साथ अच्छा लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं हर वक्त उनके साथ उनके कमरे में रहूं, उनसे बातें करूं, उनकी बातें सुनूं। मेरी तरह वो भी आपा की सताई हुई थी। घर में हर तरह की सहूलियात होने के बावजूद हम किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। देवरानी भी हाथ से इसलिए कपड़े धोती थी क्योंकि बड़ी नंद हमें वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने नहीं देती थी। इतनी गर्मी में भी भाभी हाथ से कपड़े धोकर छत पर फैलाने चली गई थी और मैं तेजी से हांडी भूनने लगी थी। उसके बाद सफाई का काम भी बाकी था। बड़ी नंद के कमरे की सफाई हमेशा देवरानी करती थी और बाकी घर में साफ कर दिया करती थी। हम दोनों ही दोपहर के वक्त कामों से फारिग हुए तो बड़ी नंद बाजार के लिए निकल गई। सौदा, सल्फ, गोश्त, सब्जी सब कुछ वो खुद लेकर आती थी, यहाँ तक कि हम दोनों के कपड़े वगैरह भी। जैसे ही वो घर से बाहर जाती तो हम दोनों को सुकून का सांस नसीब होता। अभी बड़ी नंद के जाते ही मैंने घर का दरवाजा बंद किया और तेजी से आकर अपनी देवरानी के बराबर में बैठ गई, जो थक कर सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने आहिस्ते से अपना सर उनके कंधे पर टिका दिया और कहा, अस्मा, कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। राहील भी आपा के इशारों पर नाचते हैं। ये जिंदगी भी भला कोई जिंदगी है? ना मोहब्बत है, ना खुशी। मेरी देवरानी ने गहरी नजर मुझ पर डाली और कहने लगी कि तुम खुश नसीब हो जो तुम्हारा शोहर तुम्हारे सर पर है। मुझे देखो, मैं तो बेवा होकर इस घर में बैठी हूँ। हजारों ख्वाहिशें और हसरतें दिल में ही दबी रह जाती हैं। किससे कहूँ, किससे बयां करूँ कि मेरे अंदर किस तरह के जज्बात पल रहे हैं। काश मैं तुम्हें अपना दिल दिखा सकूं। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहा, मैं हूं ना आपको, जो भी कहना है मुझसे कहें, खुद को अकेला क्यों समझती हैं? मेरे अंदाज में मोहब्बत थी। उसने एक गहरी नजर मेरे चेहरे पर डाली और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। कहने लगी, हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि राहील को ये बात पसंद नहीं है कि तुम मेरे कमरे में आती हो, मुझसे बात करती हो। ये बात उससे बुरी लगती है, इसलिए तुम कोशिश किया करो कि राहील के सामने मुझसे बात ना किया करो। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी। मेरे शोहर की अजीब सी फितरत थी। मैं जिस दिन से शादी होकर आई थी तब से लेकर अब तक मैं अपने शोहर को समझ नहीं पाई थी। मैं अगर अपनी देवरानी से ज्यादा बात करती, उनके कमरे में जाती, तो मेरे शोहर का मुंह बन जाता। वो घंटों मुझसे बात ना करते। कितनी दफा तो दबे लफ्जों में उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मैं अस्मा के कमरे में ना जाया करूं, लेकिन उसके पीछे क्या वजह थी ये मैं समझ नहीं पाई थी। ना ही कभी उन्होंने मुझे बताया था। बड़ी आपा को भी मैंने देखा था, वो भी अस्मा को पसंद नहीं करती थी। अक्सर ही वो अस्मा को बुरा भला कहती, डांटती, डपती और कभी कभी तो सख्ती से कहती कि तुम अपनी हद में रहा करो, खासकर उस वक्त जब अस्मा थोड़ा बहुत तैयार हो जाती या कुछ शौक रंग के कपड़े पहन लेती।
मैंने पहली दफा जब अपनी नंद के मुंह से ऐसी बात सुनी तो मैं दंग रह गई और फिर मैंने बड़े प्यार से उनको समझाने की कोशिश की कि आपा भाई के इंतकाल को तो 3 साल होने वाले हैं, फिर कब तक अस्मा शोक मनाएगी। ये ठीक है कि उनका कोई मायका नहीं है इसलिए वो यहाँ रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इन पर हर तरह की कैद लगा दी जाए। मेरी बात सुनकर आपा ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हें हमारे दरमियान बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। और उसके बाद बड़ी नंद ने अस्मा को मजबूर किया कि वो जो सुर्ख रंग का जोड़ा पहने हुई थी उसे उतारकर कोई हल्के रंग का जोड़ा पहन ले। अस्मा ने ऐसे ही किया, लेकिन मुझे उनसे बहुत हमदर्दी महसूस हुई थी क्योंकि उनकी आंखों में चमकते आंसू मैंने बखूबी देखे थे और उस दिन के बाद से मेरी उनके लिए मोहब्बत और भी बढ़ गई थी। मैं जब से शादी होकर आई थी तब से लेकर अब तक मैं राहील के रवैये में अपने लिए ना ही कोई नरमी देख सकी थी ना ही कोई मोहब्बत देखी थी। उनका अंदाज काफी मुख्तलिफ था। वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास ना होते, बहुत खींचे से रहते थे, बहुत कम वक्त घर में गुजारते, रात के वक्त भी वो करवट बदल कर सो जाते या फिर दोस्तों में निकल जाते और मैं तन्हा रह जाती। मेरे और उनके दरमियान मोहब्बत नाम को भी नहीं थी और इसलिए मैंने बार बार ये सोचा था कि मैं वापस अपने घर चली जाऊं। लेकिन फिर अस्मा मुझे मोहब्बत से समझाती, प्यार से अपने पास बिठा लेती तो मेरा सारा का सारा दिल का गुबार निकल जाता और मैं फिर अपने रिश्ते को नए सिरे से निभाने के बारे में सोचती, क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरी तलाक याफ्ता नंद इस तरह की जिंदगी गुजार रही थी और बेवा अस्मा का क्या हाल था। इसलिए मैं अपने घर को बचाने का सोच रही थी। मैं राहील का पूरा ख्याल रखती, उनके लिए तैयार होती, उनके काम काज वक्त पर करती, लेकिन उसके बाद मैं उनके दिल में वो जगह हासिल नहीं कर पाई थी जो मैं कर सकती थी। कभी कभी तो मैं सोचती कि शायद राहील ने जबरदस्ती मुझसे शादी की है। फिर मुझे लगता कि ये सब कुछ आपा की वजह से है, क्योंकि आपा मेरे शोहर को बहुत ज्यादा भड़काने का काम करती थी। राहील दफ्तर से घर आते तो कितनी देर वो आपा के कमरे में बैठ जाते और फिर वहां से लड़ने झगड़ने की आवाज से आती। कई बार मैंने राहील को आपा से बहस करते हुए भी सुना था। वो गुस्से में कह रहे थे कि आपकी हर बात तो मानता हूँ, अब क्या आपकी वजह से मैं उसकी जान ही ले लूं। आपने जो कुछ कहा मैंने वही किया, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। आप कहें तो मैं उससे तलाक ही दे देता हूँ, लेकिन ऐसा करने के बाद शायद मैं भी जी ना सकूंगा। राहील की ये बात सुनकर तो मेरे तोते ही उड़ गए थे। मेरी नंद मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी, लेकिन क्यों? उनके लफ्जों में मैंने दरवाजे से कान ही लगा लिया, लेकिन उसके बाद कोई आवाज सुनाई ना दी। बल्कि थोड़ी देर बाद राहील गुस्से में कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकले और मुझे देखकर चौंक गए और फिर गुस्से से कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैंने कहा कि मैं चाय का पूछने आई थी। एक ठंडी नजर मुझ पर डालते वो खामोशी से कमरे की तरफ चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपा ने मेरे खिलाफ ऐसी बात क्यों की है। मैं तो उनकी इज्जत करती थी, बहुत ख्याल रखती थी, फिर क्यों वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी? मैं उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन इतने में अस्मा आ गई। मेरी उड़ी हुई रंगत देखकर पूछने लगी, क्या बात है? मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो कितनी ही देर वो खामोश रही, फिर कहने लगी कि अभी मामला गर्म है, दरमियान में कुछ ना बोलो, ये भाई बहन आपस में निपटा लेंगे। आपा की तो आदत है बस कुछ भी कह देने की। राहील समझदार है, वैसे कोई गलती नहीं करेगा। अस्मा ने मोहब्बत से समझा दिया था और उनके कहने पर ही मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में आपा के लिए मैल आ गया था। अगर अस्मा ने मुझे ना रोका होता तो मैं जरूर झगड़ा करके बैठ जाती, क्योंकि वो जो भी कहती थी मुझे वो सही लगता था। और फिर दोबारा राहील ने मुझसे इस बारे में बात भी नहीं की थी, ना ही उन्होंने आपा की बात का जिक्र किया था, ना तलाक जैसा कोई लफ्ज मुंह से निकाला था, ना मुझे छोड़ने की बात की थी। इसलिए मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। अलबत्ता आपा से मुझे शदीद नफरत महसूस हो रही थी कि उन्होंने मेरे लिए इतने गलत लफ्ज इस्तेमाल किए थे। कम से कम उन्हें इस बात का मान रखना चाहिए था कि उन्होंने खुद मुझे राहील के लिए पसंद किया था। भाई का इंतकाल हुआ था और अस्मा बेवा हो गई थी और इसके 1 साल बाद ही मैं रुखसत होकर इस घर आ गई थी। क्योंकि देवर की शादी पहले हुई थी, मुझे लगा था कि मेरी नंद, जिसने मुझे बड़ी मोहब्बत से अपने भाई के लिए चुना है, मेरा बहुत ख्याल करेगी। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो तलाक जैसे लफ्ज अपने मुंह से अदा करेंगी। हैरत तो मुझे राहील पर भी होती थी, जिन्होंने मंगनी में कई बार मुझे फोन किया, मुझसे बात की, मेरे साथ अच्छा रवैया रखा, लेकिन शादी के बाद उनका रवैया बिल्कुल ही बदल गया था। ऐसा क्यों हुआ था मैं आज तक समझ नहीं पाई थी। फिर धीरे धीरे मेरा दिल अपने शोहर की तरफ से भर गया। जब वो करवट बदल कर सोते तो मैं भी कमरे से बाहर निकल जाती। कभी कभी तो घंटों छत पर तन्हा बैठी रहती, कभी यूं ही चांद को तकती, तो कभी अपने हाथों की लकीरों को। समझ ही नहीं आता था कि ये सब कुछ कब तक ऐसे ही चलेगा। मेरी गोद में औलाद की खुशी आई थी और ना ही मुझे शादीशुदा जिंदगी का सुख नसीब हुआ था।
ऐसा लगता था कि छत के नीचे दो अजनबी लोग रहते हैं। ये भी एक ऐसी ही रात थी। मैंने एक नजर अपने खाली कमरे पर डाली थी। राहिल दोस्तों का कहकर घर से निकल गए थे और आज की रात मैं फिर तन्हा थी। अक्सर ही वो दोस्तों के पास चले जाते थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरे जज्बात मुझे कचौके लगा रहा था, लेकिन राहिल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। कुछ देर तक खुली निगाहों से सहन में बैठी मैं देखती रही थी और फिर मैंने देखा कि अस्मा के कमरे की लाइट जली है तो मुझे अंदाजा हो गया कि वो जाग रही है। मैंने उनके कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। सोचा कि उनसे बात करके दिल हल्का कर लूं। मैंने दरवाजा बचाने के लिए दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए हाथ लगाते ही खुल गया और अंदर का मंजर देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि अस्मा रात के इस पहर सियाह रंग की बहुत खूबसूरत सी नाइटी पहनकर लेटी हुई थी। उनके बाल खुले हुए थे, घुटनों तक नजर आते पांव चांदी की तरह चमक रहे थे। और फिर मैं अपने जज्बात से काबू खो बैठी, क्योंकि अस्मा इस नीम बढ़ाना नाइटी में बिस्तर पर। मेरा नाम सादिया है। मैंने अपना ही बीए मुकम्मल ही किया था। अच्छा, मेरे लिए राहिल का रिश्ता आ गया। ये रिश्ता लाने वाली राहिल की बड़ी बहन थी जो तलाक याफ्ता थी, लेकिन वो अकेली नहीं आई थी, बल्कि उनके साथ एक और खूबसूरत और जवान लड़की भी आई थी, जिसका तारुफ उन्होंने ये कह कर करवाया था कि ये उनकी भाभी हैं और वो अपने बड़े भाई राहिल के लिए लड़की ढूंढ रही थी। वो किसी के कहने पर हमारे घर आई थी। मुझे देखते ही उन्होंने राहिल के लिए पसंद कर लिया। वो तो फौरन शादी करना चाहती थी, लेकिन हमारे घरों में ये था कि रिश्ता करते ही शादी नहीं करते थे, बल्कि थोड़ा अरसा रिश्ते को कायम रखते थे ताकि लोगों के बारे में अच्छी तरह से जान सके। उनके तौर तरीके सही गलत हर चीज खुलकर सामने आ जाए, इसलिए मेरे अब्बा ने साफ कह दिया था कि मैं शादी 3 साल से पहले नहीं करूंगा। हम मंगनी करके कुछ अरसा इस रिश्ते को रखेंगे ताकि राहील और आप लोगों के हवाले से हमें मजीद अच्छी तरह मालूमात हो जाए। अब्बा ने कोई बात ढकी छुपी नहीं रखी थी और मेरी नंद को इस बात पर भी कोई एतराज नहीं था और उन्होंने मेरी और राहील की मंगनी के लिए हामी भर ली थी। अब्बा ने मेरी धूमधाम से मंगनी की थी, क्योंकि मैं उनकी बड़ी बेटी थी, इसलिए सारे अरमान पूरे किए गए थे। मंगनी वाले दिन मैं बहुत ही खुश थी। मेरी और राहिल की रस्म एक साथ की गई थी। राहिल के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कुराहट थी। उनके भाई और भाभी ने भी बढ़ चढ़कर हर खुशी में हिस्सा लिया था और इसके बाद फिर मेरी और राहिल की फोन पर बातचीत शुरू होने लगी। वो एक इंतहाई अच्छे और शरीफ लड़के थे। मेरे घर वालों के भी सारे शक दूर हो गए थे। 3 साल के बाद की शादी पक्की होगी, क्योंकि अब्बा ने कमेटी डाली हुई थी और उसके पैसों से ही मेरी शादी होनी थी। हम मिडिल क्लास लोग थे। हमारे घर जब भी कोई खर्चा होता तो पहले कमेटी डाली जाती, इसलिए शादी के लिए भी अब्बा ने 3 कमेटियां डाली थी, जिनके आने का इंतजार था। फिर धीरे धीरे मुझे राहिल से मोहब्बत होती चली गई। जाहिर सी बात है, मैं जवान थी, जानती थी कि वो मेरे होने वाले शरीक हयात है, इसलिए खुद ब खुद मुझे उनसे मोहब्बत हुई और फिर रफ्ता रफ्ता हमारे ताल्लुक बढ़ने लगा। वो घंटों घंटों फोन पर मुझसे बात करने लगे। हमारी मंगनी को 1 साल मुकम्मल ही हुआ था कि एक शाम अचानक ही मेरी बड़ी नंद का फोन आया और उन्होंने अम्मा को बताया कि देवर का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर हम सारे ही घर वाले हैरान परेशान रह गए। वो तो जवान से आदमी थे, हटे कटे थे, लेकिन फिर पता चला कि दफ्तर जाते हुए एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी और जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे। ये बहुत बड़ा सदमा था। माँ बाप बहन भाई, यहाँ तक कि मैं भी फौरन ही अपने ससुराल पहुंच गई। वहां जाकर मैंने देखा कि अस्मा का बड़ा बुरा हाल था। आपा की हालत भी बहुत खराब थी। राहिल के कंधे भी झुके हुए थे। वो अकेले ही जवान भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त करते हुए सारे काम काज देख रहे थे। फिर अब्बा ने भी उनका साथ दिया और काफी देर तक हम लोग वहीं पर रहे, यहाँ तक कि तदफीन हो गई। रात के वक्त हम घर वापस लौटे। उस रात राहिल का फोन नहीं आया। अलबत्ता 4 दिन बाद उन्होंने फोन किया तो मैंने उनका गम मिटाने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा गम था, ऐसे तो नहीं मिट सकता था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, दुखी थे। अपनी भाभी को लेकर भी उनका दिल गम से भरा हुआ था, क्योंकि वो भरी जवानी में ही बेवा हो गई थी। उनकी भाभी एक गरीब घराने से थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, कोई मायका भी नहीं था, इसलिए राहिल को उनकी फिक्र सता रही थी। फिर आने वाले कुछ दिनों में मेरी और राहिल की बहुत कम कम बात होने लगी। मैं जब भी बात करती तो वो यही कहते अब उन पर जिम्मेदारी आ गई है, उन्हें एक और नौकरी भी करनी पड़ी है ताकि घर गृहस्थी का खर्चा चला सके। अपनी बेवा भाभी की मदद भी करनी थी। तलाक याफ्ता बहन को भी देखना था। मैं उनकी परेशानी को समझ सकती थी। उन पर पड़ने वाली जिम्मेदारियों का मुझे भी अंदाजा था, इसलिए मैंने उन्हें मजीद परेशान न किया। धीरे धीरे हमारी बात इतनी कम हो गई कि वो महीने में एक बार फोन करते, वो भी बड़ी जल्दी में। ना जाने उन्हें किस बात की जल्दी रहती। फिर जब मैं नाराजगी का इजहार करती तो वो कहते कि सादिया नाराज ना हुआ करो, तुम्हें बताया तो है भाई के इंतकाल के बाद मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। और फिर इसी तरह 3 साल मुकम्मल
मुकम्मल हुए और हमारी शादी का दिन आ गया। राहील ने कहा कि वो सादगी से शादी करेंगे। जिस तरह उनके भाई का इंतकाल हुआ है उसके बाद उनका कोई भी खुशी मनाने को दिल नहीं चाहता। ये सुनकर मुझे थोड़ी अफसुदगी हुई थी क्योंकि मुझे शादी को लेकर बड़े अरमान थे। फिर मेरे घर वालों के भी बहुत अरमान थे। मैं बड़ी बेटी थी, बहन भाइयों की भी बहुत सी ख्वाहिशात थी। लेकिन अब्बा कहने लगे कि वाकई राहील और उसके घर वालों का गम बहुत बड़ा है और हमें उनका ख्याल करना चाहिए। इसलिए अब्बा ने बिल्कुल इसी तरह से मुझे रुखसत किया जैसे कि राहील चाहते थे। 4 लोगों की मौजूदगी में हमारा निकाह हुआ था और 10-12 लोगों की मौजूदगी में वलीमा। शादी की रात में बहुत बुझे-बुझे थे। वो बस अपने भाई का ज़िक्र कर रहे थे। बार-बार अपने भाई को याद करते मैं उनके दिल के गम को महसूस कर सकती थी, समझ सकती थी, इसलिए मैं उन्हें दिलासा देती रही। और फिर हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हुई, लेकिन इस शुरुआत में कहीं न कहीं वो जज़्बा मौजूद नहीं था, जिसकी मुझे तमन्ना थी। मोहब्बत का अंसर कहीं खो-सा गया था। उन्होंने मुझसे किसी ज़िम्मेदारी की तरह ताल्लुक कायम किया था, जैसे वो कोई कर्ज़ पूरा करना चाहते हैं, और ये बात मैंने शिद्दत से महसूस की थी। वो मोहब्बत मुझे दिखाई नहीं दे रही थी जो मंगनी के शुरुआती दिनों में दिखाई देती थी। उनका वाहियानापन, जज्बाती जुमले, मोहब्बत भरी बातें, वो सब कुछ कहीं गुम सा हो गया था। और फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ जैसे मैं किसी अजनबी शख्स के साथ हूँ। ये राहील तो वो है ही नहीं जिससे मैं फोन पर घंटों बातें किया करती थी। हम दोनों बात करते तो 2 मिनट बाद ही हमारी बात खत्म हो जाती। राहील उकताए हुए अंदाज में मुझे देखते और फिर दोस्तों के पास निकल जाते। राहील के रवैये ने मुझे बुरी तरह से तोड़ा था। फिर ऊपर से ये मेरी नंद का रवैया वो भी कुछ अजीब सा था। उनके अंदाज में सख्ती थी। वो जबरदस्ती मुझे तैयार करवा कर बिठा देती, कहती कि नई दुल्हन हो, सज धज कर रहा करो। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन जब मैं अस्मा को देखती तो मुझे शर्मिंदगी होती। वो इंतहाई हल्के रंग के कपड़ों में से दुपट्टे ओढ़े चुपचाप खामोशी से नजर आती। उनके आगे मुझे तैयार होना मुनासिब नहीं लगता था। एक औरत जिसने कुछ अर्सा पहले ही अपने शोहर को खोया था, वो मुझे इस तरह देखती तो उसके दिल पर क्या गुजरती। बस यही ख्याल मुझे रोकता था कि मैं अस्मा के सामने तैयार ना हूँ या फिर अपने शोहर से करीब होकर बैठूं। मैं तो इतनी शर्मो हया की मारी थी कि अस्मा के आगे मैं अपने शोहर से ज्यादा बात भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इस तरह उन्हें अपनी जिंदगी में शोहर की कमी का एहसास होगा। धीरे धीरे मेरी अस्मा से मेरी दोस्ती बढ़ती चली गई, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी ये दोस्ती मेरी आपा की नजरों में चुभती है। वह हम दोनों का अजीब नजरों से देखती थी। कई बार उन्होंने दबे लफ्जों में मुझे समझाने की कोशिश की कि मुझे अस्मा से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ना जाने क्यों और कैसे उनके करीब खींचती चली थी। वो इस कदर हसीन थी और खूबसूरत थी कि उनका लहजा इतना मोहब्बत वाला था कि मेरा दिल खुद ब खुद ही उनकी जानिब खींचता था। फिर मुझे राहील ने भी यही बात समझाई कि मुझे भाभी के कमरे में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरी नंद मेरे शोहर को भी ये पट्टी पढ़ाती है। फिर मैंने देखा कि मेरी बड़ी नंद का मेरे शोहर पर बड़ा रोब था, उन्हें अपने काबू में रखती थी और जो वो कहती मेरे शोहर मान लेते। इसलिए मुझे अपनी बड़ी नंद से बैर होने लगा था। मुझे लगता था कि वो मेरी दुश्मन है। फिर जब उनके मुंह से मैंने तलाक वाली बात सुनी तो मुझे यकीन ही हो गया था कि वो मेरा घर नहीं बसने देना चाहती। वो अपनी तरह मुझे भी तलाक दिलवाना चाहती हैं। मैंने ये बात अपनी देवरानी को बता दी थी और बड़ी नंद और राहील दोनों से ही दूर दूर रहने लगी थी। राहील के साथ भी अब मेरा दिल नहीं लगता था। मैं बस अस्मा के साथ ही खुश थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी हर तकलीफ, हर बात उनसे बयान करूं। इसलिए जब आधी रात को राहील दोस्तों के पास से वापस ना लौटे और मैं कमरे में अकेली थी, तो अस्मा के कमरे में जलती हुई लाइट देखकर मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर उनसे बात कर लूं। लेकिन कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अस्मा सियाह रंग की नाइटी पहने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके बाल खुले हुए थे। वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही थी, लेकिन मेरे होश उड़ा देने वाली बात ये नहीं थी, बल्कि जिस बात ने मेरी जान निकाली थी वो उनके बेड पर मौजूदा मेरे शोहर की मौजूदगी थी। राहील रात के इस पहर अपने दोस्तों के पास नहीं थे, बल्कि वो मेरी बेवा देवरानी के कमरे में थे, और मेरी बेवा देवरानी जिस हुलिये में उनके साथ ही वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो दोनों मुझे देखकर बुरी तरह से चौंके थे। भाभी ने फौरन अपने वजूद पर चादर ओढ़ी थी और राहील गुस्से में मुझसे पूछ रहे थे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ा और कहा, ये तो आप मुझे बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर उनकी नजर झुक गई। मैं अस्मा के करीब गई और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, आप ये कैसे कर सकती हैं? मैंने आपसे कितनी मोहब्बत की है, आपको कितनी इज्जत दी। मैंने आपको अपनी बड़ी बहन समझा और आपने मेरे ही शोहर पर हाथ साफ कर लिया। मेरी बात सुनकर अस्मा रोने लगी और कहने लगी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है।
तुम्हारे भाई के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल तन्हा और बेआसरा हो गई थी। मेरा कोई मायका नहीं था, लेकिन मैं बगैर किसी रिश्ते से इस घर में नहीं रह सकती थी, क्योंकि यहाँ मेरा जवान जेठ था। लोग तरह तरह की बातें बनाते, इसलिए राहील ने ये फैसला किया कि वो मुझे बस अपना नाम देगा, ताकि कल को कोई बात हो तो वो लोगों की ज़ुबानें बंद करवा सके। और बड़ी आपा के खिलाफ जाकर राहील ने मुझसे निकाह कर लिया था। ये निकाह सिर्फ इसलिए था ताकि मेरे इस घर में रहने की एक शरई हैसियत हो। लेकिन फिर धीरे धीरे इस निकाह ने राहील के दिल में ऐसी जगह बनाई कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। तुमसे हुई मंगनी को वो भूलकर खुद ब खुद मेरा होने लगा। मैंने राहील को रोकना चाहा, लेकिन वो ना रुका, और इसी बात का गुस्सा आपा को भी था। इसलिए वो बार बार राहील को मजबूर करने लगी कि वो मुझे तलाक दे दे और तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को निभाए। लेकिन राहील मुझे तलाक नहीं देना चाहता था, और मुझे भी राहील का साथ अच्छा लगने लगा था। लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए तुमसे ये सच्चाई छुपाई। जिस तरह राहील तुम्हारा शोहर है, उसी तरह मेरा भी शोहर है। ये कहकर अस्मा तो खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। राहील मेरे पास आए और कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम 3 साल तक मेरे नाम पर बैठी रही थी, इसलिए मैं मंगनी तोड़कर तुम्हें किसी तकलीफ में मुब्तला करना नहीं चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं शादी के बाद तुम्हें सब सच बता दूंगा और तुम दोनों के दरमियान तवाज़ुन रखूंगा, लेकिन खुद ब खुद ही मेरा दिल अस्मा की तरफ झुकता चला गया और मेरे दिल ने बस उन्हीं को बीवी तस्लीम किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। मैंने जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी वो मेरी सौतन निकली थी। मैं बस हारे कदमों से अपने कमरे में चली आई थी। फिर अस्मा मेरे पीछे आई, मेरे कदमों में बैठकर माफी मांगने लगी, कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए ये घर छोड़कर जाने को तैयार हूँ, बस तुम राहील को ना छोड़ना। तुम बहुत अच्छी हो, मैंने ही तुम्हारे साथ बुरा किया। वो रोते हुए अपना सामान समेट कर जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ कर रोका और उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, सौतन भी बड़ी बहन ही होती है। मैं अपना सिर्फ बड़ा करके आपको कबूल करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप किस कदर मजबूर और लाचार हैं। लेकिन राहील को हमारे दरमियान इंसाफ करना होगा। राहील तो मेरी बात सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने वादा किया कि वो हम दोनों में बराबरी करेंगे, और मैंने इस वादे के साथ अपनी सौतन को कबूल कर लिया। किसी औरत के लिए अपने शोहर को बांटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरे शोहर ने जो कुछ किया था वो अच्छी नीयत से किया था, इसलिए मैंने उस मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए कदम बढ़ा दिए थे। न जाने मैंने ठीक किया है या नहीं, लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। अस्मा मेरा ख्याल रखती है। जब मुझे सच पता चला तो आप अभी खामोश हो गई, क्योंकि जब मुझे इतराज नहीं था तो फिर वो इतराज करने वाली कौन होती थी। हमारी जिंदगी में खुशियां आ गई थी। कभी कभी अपनी खुशियों को एक तरफ रखकर हमें दूसरों के सुख और सुकून खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। ये बात मैं अच्छी तरह समझती थी।